गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक परासरण एवं विसरण ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यह जानेंगे कि विलयन क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन में पदार्थों के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जैसे यदि हम पानी में नमक या शक्कर को घोलते हैं तो जो परिणामी पदार्थ प्राप्त होता है वह विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन तीन प्रकार के होते हैं। समपरासी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन: ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो समपरासी विलयन कहलाता है। यानी ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो, इक्वल हो, उसे समपरासी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड, अल्पपरासी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो अल्पपरासी विलयन कहलाता है। थर्ड इज अतिपरासी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है। इट मीन्स ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस या सेल सेप की सांद्रता से अधिक हो अतिपरासी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और जिसे घोला जाता है, जबकि सॉल्वेंट वह होता है जो अधिक मात्रा में विलयन में मौजूद होता है और जिसमें विलेय या सॉल्यूट को घोला जाता है, सॉल्वेंट या विलायक कहलाता है। यदि हम पानी और चीनी को मिलाते हैं तो पानी विलायक यानी कि सॉल्वेंट होती है तथा चीनी विलेय अर्थात सॉल्यूट होती है। इस प्रकार विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। नेक्स्ट इज परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में जल या किसी विलायक के अणु का विसरण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रता वाले दो घोलों में विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर होता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। परासरण क्रिया की खोज सबसे पहले एबी नॉलेट ने की थी तथा ऑस्मोमीटर का विकास फेफर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण एवं बाह्य परासरण, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अंतःपरासरण किसी भी कोशिका को अल्पपरासी विलयन में रखने पर जल के अणुओं अल्पपरासी विलयन से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे अंतःपरासरण कहते हैं। यानी कि वह क्रिया जिसमें कोशिका के अंदर जल गति करते हैं या बाहर का विलयन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है जिससे कोशिका फूल जाती है, उसे हम अंतःपरासरण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किशमिश का शुद्ध जल में रखने पर फूल जाना। जब किशमिश को हम जल में डुबोते हैं, भिगोते हैं, तो वह जल को अपने अंदर लेकर अंगूर में बदल जाती है और फूल जाती है, इसे अंतःपरासरण कहते हैं। बाह्य परासरण या एक्सोऑस्मोसिस वह क्रिया होती है जिसमें कोशिका के अंदर उपस्थित जल बाहर के विलयन की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण कोशिका पिचक जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, इसे बाह्य परासरण कहते हैं।
इसका उदाहरण है अंगूर का किशमिश में बदलना। जैसे यदि हम अंगूर को शर्करा के सांद्र विलयन में रखते हैं तो वह पिचक कर किशमिश में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इसे बाह्य परासरण कहते हैं। यानी कि अंतः परासरण में कोशिका स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, जबकि बाह्य परासरण की क्रिया में कोशिका फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि पिचक जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का महत्व। पौधों में परासरण का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे मूल रोम भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, यह क्रिया परासरण द्वारा ही संभव होती है। जड़ें जल का अवशोषण परासरण की क्रिया से ही अवशोषित करते हैं और पौधों यह अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। रूट हेयर से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह इसी क्रिया पर निर्भर करता है। परासरण की क्रिया के कारण जल के अवशोषण से कोशिका स्फीत हो जाती है। स्फीत होने के कारण ही पौधे की पत्तियां व तने सीधे खड़े रह पाते हैं। पौधों के अंगों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियां जैसे रंध्रों का खुलना व बंद होना, बीजों के विकिरण के लिए फलों का फटना आदि क्रियाएं भी परासरण पर आधारित होती हैं। रंध्रों का खुलना व बंद होना रक्षक कोशिकाओं के स्फीत दाब पर निर्भर करता है। प्लाज्मोलिसिस जैसी क्रिया भी परासरण के द्वारा ही संभव होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि परासरण का पौधों की क्रियाविधि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं के कारण रंध्रों का खुलना व बंद होना संभव है परासरण के कारण। साथ ही जो फल या पत्तियां सीधी खड़ी रहती हैं, तना सीधा खड़ा रहता है, वह भी परासरण की क्रिया के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट इज विसरण। इत्र की खुली बोतल को कमरे में रखने पर इत्र की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी तरह जब पानी से भरे बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालने पर कुछ समय पश्चात बीकर का पानी गुलाबी हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि सभी पदार्थों के अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गति अवस्था में रहते हैं और उपलब्ध स्थान में समान रूप से वितरित होने की कोशिश करते हैं। अर्थात पदार्थ के अणुओं की अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन डिफ्यूज़न या विसरण कहलाता है। यहाँ आप इस डायग्राम में देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को बीकर के बॉटम में डाला गया। विसरण की क्रिया के कारण परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पूरे पानी में धीरे धीरे वितरित होने लगते हैं और तीसरे डायग्राम में आप देखेंगे पूरे पानी में क्रिस्टल्स फैल जाते हैं और पानी पूरा गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है, इसे ही विसरण कहा जाता है। विसरण के महत्व। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। खनिज लवणों के निष्क्रिय अवशोषण के समय आयनों का अवशोषण विसरण द्वारा ही होता है। रंध्रों से जल के वाष्पोत्सर्जन की अंतिम क्रिया विसरण के द्वारा ही होती है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण विसरण क्रिया पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार हम विसरण और परासरण में अंतर यह देखते हैं कि जो परासरण की क्रिया होती है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण की क्रिया केवल तरल पदार्थ में होती है, जबकि विसरण की क्रिया ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम में देखने को मिलती है। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, जबकि विसरण की क्रिया में पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। लास्ट डिफरेंस यह है कि परासरण केवल जीवित कोशिकाओं में होता है, जबकि विसरण जीवित व निर्जीव दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने परासरण और विसरण के बारे में जाना। धन्यवाद।